आदाब, मेरा नाम सानिया सईद है और जिस बच्ची की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ उसका नाम है पिपी लॉन्गस्टॉकिंग और इस कहानी का नाम है पिपी विला विलिक्युला में रहने आई। छोटे से गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा मकान था जिसको चारों तरफ से झाड़ झंकार और बेतरतीब पौधों ने घेर रखा था। उस मकान में पिपी लॉन्गस्टॉकिंग रहती थी। वो 9 साल की बहादुर लड़की थी। प्यार से लोग उसे पिपी ही कहते थे। वो अपने घर में अकेली रहती थी क्योंकि उसका दुनिया में कोई था ही नहीं। जब वो पैदा हुई थी तब उसकी अम्मी फौत हो गई थी। फिर कुछ अरसे बाद उसके अब्बू भी कहीं खो गए। वो समंदरी जहाज पर काम करते थे। कुछ लोगों ने पिपी को बताया कि उनका जहाज समंदर में तूफान में डूब गया और फिर वो किसी को नहीं मिले। जब से अब्बू गुम हुए थे तब से पिपी अपने घर में अकेली रहती थी। पिपी अपनी अम्मी के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी क्योंकि जब उनका इंतकाल हुआ था तब तो वो बहुत छोटी थी। उसे तो अब अपनी अम्मी की शक्ल भी याद नहीं थी। बड़ी होने के बाद जब कभी वो अपनी अम्मी के बारे में सोचती थी तो उसे लगता था कि उसकी अम्मी जन्नत में है और किसी खिड़की में से अब भी पिपी को देखती है। तब वो हंसकर अपनी अम्मी की तरफ देखकर हाथ हिलाती थी और उन्हें हौसला दिलाने के लिए कहती थी, अम्मी फिक्र ना करें, मैं ठीक हूं। पिपी को वो दिन भी याद है जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई थी और तब उसके अब्बू कभी कभी पिपी को अपने साथ जहाज में समंदर के सफर पर ले जाया करते थे। फिर वो अपने अब्बू के साथ बहरी जहाज पर मजे से समंदरों की सैर करती फिरती थी। पिपी अपने अब्बू को भूली नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि उसके अब्बू तूफान में मरे नहीं थे बल्कि जिंदा बच गए थे। उसको यकीन था कि उन्हें समंदर की लहरें बहाकर किसी जजीरे पर ले गई थी और वो वहां के सरदार बन गए थे। पिपी को इंतजार था उस दिन का जब उसके अब्बू सरदारों वाला चमकता हुआ ताज पहनकर अचानक घर वापस आ जाएंगे और उसे हैरान कर देंगे। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं था। उस दिन जब वो किश्ती से वापस लौटी तो उसके पास 2 तोहफे थे जो उसके अब्बू ने उसे दिए थे। एक उसका बंदर मिस्टर नेल्सन और दूसरा सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली। किश्ती से उतरने के बाद जब तक वो उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई तब तक पिपी के अब्बू और उनके साथी किश्ती पर खड़े होकर पिपी को देखते रहे। उस दिन के बाद पिपी ने अपने अब्बू और उनके साथियों को दोबारा नहीं देखा। अब पिपी में बहुत ताकत आ गई थी। वो अपने सारे काम खुद करती थी और भारी भारी चीजें भी उठा लिया करती थी। पिपी के घर के करीब एक और घर था। उसमें 2 बच्चे टॉमी और अनीका अपनी अम्मी अब्बू के साथ रहते थे। दोनों बहुत अच्छे बच्चे थे। किसी ने उन्हें शरारतें और बदतमीजी करते हुए कभी नहीं देखा था। टॉमी अपनी अम्मी का कहना मानता था और अनीका अक्सर खामोश रहती थी और किसी से बहस नहीं करती थी। वो अपने कपड़ों की सफाई का खास ख्याल रखती थी। टॉमी और अनीका अपने घर के बाग में खेलते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि उनके भी दोस्त हों। असल में जब पिपी पहली बार अपने घर में रहने के लिए आई थी तब टॉमी और अनीका अपनी दादी के पास 1 हफ्ते के लिए रहने गए हुए थे। इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके पड़ोस में कोई बच्ची रहने आई है। फिर एक दिन अपने घर के बाहर खड़े थे और बहुत बोर हो रहे थे कि अचानक पिपी के घर का दरवाजा खुला और वो बाहर आई। जब वो घर से बाहर निकली तो टॉमी और अनीका उसे देखकर हैरान रह गए। उन्हें वो बहुत अजीब सी लगी। उसके बाल गाजर के रंग जैसे लाल थे जिन्हें उसने 2 चोटियों में कस के बांध रखा था। उसकी मोटी सी नाक आलू जैसी लगती थी जिस पर छोटे छोटे दाग थे। उसका बड़ा सा मुंह था लेकिन दांत खूब सफेद और चमकदार थे। उसके कपड़े भी अजीब से थे क्योंकि पिपी ने खुद उनको सिया था ना। कभी वो नीले रंग के होंगे लेकिन अब वो पुराने होकर घिस चुके थे। पिपी ने उसमें लाल रंग के टुकड़े जोड़े हुए थे।
उसकी लंबी और पतली टांगों में दो अलग अलग रंगों के मोजे थे। उसने एक टांग पर कत्थई रंग का और दूसरी टांग पर काले रंग का मोजा पहना हुआ था। उसके जूते भी अजीब से थे, जो उसके पांव में दुगने से ज्यादा बड़े थे और बहुत आगे की तरफ निकले हुए थे। पिपी के अब्बू जनूबी अमेरिका से ये जूते लाए थे और उनका ख्याल था कि बड़े होने के बाद भी ये जूते पिपी के लिए ठीक रहेंगे और वो बहुत दिन तक ये जूते पहन सकेगी। लेकिन टॉमी और अनीका के लिए जो चीज सबसे ज्यादा हैरानकुन थी, वो इस लड़की के कंधे पर बैठा हुआ बंदर था, जिसने नीले रंग की पतलून और पीले रंग की जैकेट पहनी हुई थी। उसके सर पर तिनकों से बना हुआ हैट भी था। पिपी ने उन्हें देखे बगैर आगे चलना शुरू कर दिया। उसकी चाल भी बहुत अजीब सी थी। चलते चलते वो कभी एक पांव फुटपाथ पर रखती तो कभी दूसरा पांव गंदे पानी में। टॉमी और अनीका उस वक्त तक पिपी को देखते रहे जब तक वो उनकी नजरों से दूर नहीं चली गई। अचानक उन्होंने देखा कि वो वापस आ रही है, लेकिन इस बार वो उल्टे कदमों चलती हुई आ रही थी। वो हैरान थे कि पीछे देखे बगैर किस तरह वो अपने घर की तरफ चलती हुई आ रही है। इस तरह उल्टे कदमों चलते चलते जब वो टॉमी और अनीका के दरवाजे के सामने पहुंची तो रुक गई। दोनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और थोड़ी देर खामोश रहे। फिर टॉमी बोला, सुनो, तुम उल्टी क्यों चल रही हो? मैं उल्टी क्यों चल रही हूं? पिपी जैसे सोचते हुए बोली, हाँ वाकई मैं उल्टी क्यों चल रही हूं? शायद इसलिए कि हम आजाद मुल्क में रहते हैं, हमारी मर्जी, जैसे दिल चाहे चले। तुम्हें पता है, एक मुल्क है मिस्र, वहां सारे लोग इसी तरह चलते हैं और वहां कोई किसी को देखकर हैरान नहीं होता। अच्छा, टॉमी ने हैरत से कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता इन बातों का? तुम कभी मिस्र गई हो? मुझे तो इससे भी ज्यादा अजीब बातों का पता है, वो फखर से बोली, मैं सारी दुनिया घूम चुकी हूं। जी नहीं, टॉमी ने कहा, ज्यादा झूठ ना बोलो। पिपी ने कुछ सोचा और कहा, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं झूठ बोल रही थी। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। अनीका जो चुपचाप खड़ी थी हिम्मत करके बोली, हाँ झूठ बोलना बुरी बात तो है। पिपी ने कहा, कभी कभी झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे माफ कर देना। अच्छा देखो, लेकिन इस आदत के बावजूद हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं, है ना? पिपी ने एक लंबी तकरीर करने के बाद पूछा। हाँ क्यों नहीं, टॉमी ने खुशी से उछलते हुए कहा। तो फिर ऐसा करो, तुम लोग मेरे साथ नाश्ता करो। पिपी ने उन्हें दावत दे डाली। अच्छा, हाँ अगर तुम कहती हो तो चलो नाश्ता कर लेते, टॉमी बोला। लेकिन मैं पहले तुम्हारा तारुफ मिस्टर नेल्सन से तो करा दूं। पिपी ने बंदर की तरफ इशारा किया। यह सुनकर बंदर ने अपने सर को झुकाया और हैट को छुआ। फिर वो सब आगे पीछे चलते हुए पिपी के घर में दाखिल हुए। टॉमी ने देखा कि पिपी के घर का दरवाजा टूटा हुआ था और उस पर जंग लगा हुआ था। बाग में जगह जगह झाड़ियां उगी थीं और कोने में एक घोड़ा बंधा हुआ था जो घास खा रहा था। अरे सुनो, टॉमी ने हैरत से पूछा, तुमने इसे घर के सामने ही क्यों बांधा हुआ है? तो क्या मैं इसे ड्राइंग रूम में बांधूं? पिपी हंस पड़ी। टॉमी और अनीका ने घोड़े को हाथ लगाया और घर के अंदर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि घर में एक बावर्ची खाना था, एक बैठक थी और एक बेडरूम था, लेकिन हर जगह चीजें फैली हुई थीं और ऐसा लगता था कि किसी ने बहुत दिन से घर की सफाई ही नहीं की है। क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? अनीका ने पूछा। नहीं, मेरे साथ मिस्टर नेल्सन और मेरा घोड़ा रहते हैं, पिपी बोली।
हाँ हाँ, मेरा मतलब है तुम्हारी अम्मी और अब्बू नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास नहीं है अम्मी अब्बू, पिपी ने दुखी लहजे में जवाब दिया। तो फिर तुम्हें कौन बताता है कि चलो सोने का वक्त हो गया, खाना खा लो, मुंह धो लो और ऐसी सारी वाली बातें? अनिका ने पूछा। कोई भी नहीं, ये सब मैं खुद ही कर लेती हूँ, पिपी ने बताया। फिर वो जोर जोर से हंसी। जब मेरा काम करने को दिल नहीं चाहता तब मैं पहले खुद को आराम से समझाती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा गुस्सा करती हूँ, और अगर मैं फिर भी काम नहीं करूं तो बस समझ लो फिर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। टॉमी और अनीका ये बात नहीं समझे, लेकिन उन्हें लगा कि शायद ये ठीक ही होगा। इसी तरह बातें करते हुए वो बावर्ची खाने तक पहुंच गए। चलो भाई आटा गूंथते हैं, फिर गोल गोल सी रोटियां पकाएं और मिलकर बैठे मजे से खाएं, पिपी ने जोर से कहा और बावर्ची खाने में चली गई। देखते ही देखते उसने 3 अंडे उठाए और हवा में उछाल दिए। उनमें से एक अंडा पिपी के सर पर गिरा और फट गया। जर्दी और सफेदी पिपी के मुंह पर बहने लगी, लेकिन पिपी ने परवाह नहीं की और बाकी दोनों अंडों को महारत से तवे पर पकड़ लिया। फिर वो बोली, तुम्हें पता है डॉक्टर कहते हैं कि अंडे की सफेदी बालों के लिए अच्छी होती है। फिर उसने दीवार पर लटके हुए चम्मच को उतारा और उससे जल्दी जल्दी प्याले में पड़े मैदे को फेंटने लगी। कुछ देर बाद पिपी ने जो कुछ भी प्याले में बचा था उसको दूसरे तवे पर उंडेल दिया। फिर मीठी रोटियां बनाने के लिए जल्दी जल्दी उसे सेकने लगी। जब रोटी बन गई तो उसने तवे पर पकती हुई रोटी को वही खड़े खड़े मेज पर रखी प्लेट की तरफ उछाल दिया। रोटी सीधी प्लेट पर जा गिरी। टॉमी और अनीका उसके करतब को देखकर हैरान रह गए। चलो भाई जल्दी से खा लो इसे, ठंडी ना हो जाए, पिपी ने सबको दावत दी। टॉमी और अनीका मीठी रोटी पर टूट पड़े। गर्मा गर्म रोटी उन्हें बहुत मजे की लगी। फिर वो बैठक की तरफ आ गए। उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ एक बड़ी सी मेज थी जिसके दोनों तरफ बहुत सारी दराजें थीं। पिपी ने एक एक करके सब दराजों को खोला और उनमें मौजूद चीजें दिखाती गई। वहां अजीब अजीब सी चीजें थी, जैसे परिंदों के अंडे, अजीब अजीब से खोल और सीपियां, छोटे छोटे खूबसूरत डिब्बे, चांदी के फ्रेम वाले खूबसूरत आईने और मोतियों की मालाएं, और ऐसी बहुत सी चीजें जो पिपी और उसके अब्बू ने मुख्तलिफ मुल्कों से खरीदी थी। पिपी ने अपने नए दोस्तों को तोहफे दिए ताकि वो इस मुलाकात को हमेशा याद रखें। टॉमी को एक चाकू मिला जिस पर चमकदार पत्थर लगा हुआ था। अनीका को छोटा सा डिब्बा तोहफे में मिला जिस पर गुलाबी रंग की सीपियां चिपकी थी। इस डिब्बे के अंदर एक अंगूठी रखी थी जिस पर हरे रंग का पत्थर लगा हुआ था। दोनों बच्चे अपने अपने तोहफे लेकर बहुत खुश हुए। चलो भाई अब तुम अपने घर चलो, पिपी ने कहा, क्योंकि तुम्हें कल भी तो आना है। अगर तुम कल नहीं आ सके तो तुम्हें कितना अफसोस होगा। अनीका और टॉमी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और अपने घर चले गए। घर जाते हुए उन्होंने देखा कि घोड़े ने सारी घास खा ली थी और बंदर ने हाथ हिला हिला कर उन्हें अलविदा कहा।